कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली 3 वीडियो वर्णमाला भाग 1, वर्णमाला भाग 2, वर्णमाला भाग 3 में हम लोगों ने वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के भेद और स्वर, व्यंजन, अयोगवाह आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज वर्णमाला की चौथी वीडियो, ये समाकलन वीडियो कह सकते हैं या परीक्षा दृष्टि वीडियो कह सकते हैं, यानी वर्णमाला टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर चर्चा होगी। और ये समाकलन वीडियो प्लस इसके पहले के 3 पार्ट पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वर्ण नामक टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इसको बेहतर ढंग से पढ़ लिया है तो। इस बात की पुष्टि के लिए आप विगत वर्षों की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आपको इतर मिलता है, जितना आपको 3 वीडियो में बताया गया और चौथी वीडियो, आज की चौथी वीडियो में जो बताया जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन अगर इतर आएगा तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में टच कर सकें। ठीक, हम आज पढ़ते हैं तीसरी वीडियो के बाद वर्णमाला का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नासिक्य वर्ण। नासिक्य, इस शब्द पर ध्यान दें। नासिक, नासिक का शाब्दिक अर्थ होता है नाक। नासिक का शाब्दिक अर्थ होता है नाक, अर्थात हिंदी के वे वर्ण जो नाक के सहयोग से बोले जाते हैं। प्रायः छात्र इसकी परिभाषा करने में गलती कर देते हैं और इनसे पूछा जाता है नासिक के वर्ण क्या है, तो वो जल्दबाजी में बता देते हैं कि जो वर्ण नाक के सहयोग से बोले जाते हैं। चलिए ठीक है, आप एक वर्ण नाक के सहयोग से बोल के दिखाइए। मुंह बंद रहे, नाक खुली रहे आपकी, नाक से बोल के दिखाइए। नहीं, संभव नहीं, नाक से वर्ण नहीं बोले जा सकते। तो हम इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? वह वर्ण जिनको बोलने में नाक का सहयोग लिया जाता है। आशय यह है कि जिस वर्ण को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु की थोड़ी सी मात्रा नाक से भी उत्सर्जित होती है, उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु की थोड़ी सी मात्रा नाक से भी उत्सर्जित होती है, उसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। अर्थात इसमें नाक का सहयोग लिया जाता है, उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, नाक के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण नासिक्य वर्ण है। दूसरे रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु की
थोड़ी सी मात्रा नाक से निकलती है वे नासिक कण है। अब एक प्रश्न बनेगा कि आखिर वे वर्ण हैं कौन से जो नाक के सहयोग से बोले जाते हैं। तो वे वर्ण अंग तथा स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। का वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, चा वर्ग का अंतिम वर्ण या, टा वर्ग का अंतिम वर्ण अणा। ये सब वर्ण अनुनासिक है, अर्थात ये हैं अंग, अंगा, या, अड़ा, ना और अंग, अंग, या, अड़ा, ना, मा। ये सब के सब नासिक के वर्ण हैं। अब एक माइन्यूट अंतर पढ़ते हैं। नासिक के वर्णों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, ध्यान दें क्या अंतर है अनुस्वार और अनुनासिक में। जिस वर्ण को बोलने में नाक से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक हो वह अनुस्वार है। नाक से वायु की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है, ये अनुस्वार है। अनुनासिक कौन है? अनुनासिक नाक से वायु की मात्रा कम हो, वो अनुनासिक है। अनुस्वार और अनुनासिक। कौन अनुस्वार है? अंग, ये अनुस्वार है। अनुनासिक कौन है? जब इस अंक बिंदु के नीचे चंद्र लग जाता है ऐसे, ये अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है। अंग अर्थात अंग को बोलने में नाक से वायु की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है और चंद्र को बोलने में नाक से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। ये दोनों में अंतर है। अंक बिंदु अर्थात एक अंतर आप समझें, अंक बिंदु, चंद्र बिंदु और चंद्र, इनमें क्या अंतर है? अंक बिंदु नाक से अधिक वायु, कैसे होता है? बिंदु। चंद्र बिंदु नाक से कम वायु, कैसे होता है? चंद्र। चंद्र क्या होता है? नाक से अत्यल्प अर्थात ना के बराबर हो, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर वायु उत्सर्जित हो, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अत्यल्प वायु, ये ऐसे। अंतर देखें शब्दों के माध्यम से।
ध्यान दें, दो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, क्या अंतर है दोनों में? ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है हंस। ध्यान दे, हा और सा के बीच में हमें ऐसे करके कुछ उच्चारण करना पड़ रहा है, हंस। अर्थात नाक से उत्सर्जित होने वाली वायु की मात्रा है थोड़ी ज्यादा, और ये क्या है? हंस। हा और सा के बीच में जो नाक से उत्सर्जित होने वाली वायु थी वो हंस की अपेक्षा कम थी, हंस, हंस। चलिए ठीक है, एक शब्द हम लिखते हैं और आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। मृत्युदंड दिया जाता है जब किसी को, तो उसकी सजा को फांसी कहा जाता है। कौन सा शब्द इसमें ये सही है कि ये? इसको क्या पढ़ा जाएगा? जनरली लोग, सामान्यतः लोग इसे ही फांसी लिख देते हैं, लेकिन ये फांसी नहीं है, ये है फांसी। और ये क्या है? फांसी। फांसी, फांसी। ठीक है, ऐसे ही कई जगह हमने देखा डेट लिखने के लिए हिंदी में दिनांक। दिनांक कौन सा इसमें सही है? इसमें ये सही है, ये गलत है। इस दिनांक में कौन सा सही है? अगर देखें अनुस्वार नासिक वर्ण के समझ के माध्यम से, तो दिनांक ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इसको बोलने में नाक से कम वायु उत्सर्जित होती है और ये कहा जाता है दिनांक। तो दिनांक तो शब्द होता नहीं है, शब्द होता है दिनांक। ये सही है। ठीक, चलिए अब हमें पढ़ना है अगला चीज, आगत या विदेशी वर्ण। आगत या विदेशी वर्ण। हिंदी के वे वर्ण, हिंदी के वे वर्ण जिनका उच्चारण अरबिक शैली में होता है, होते वो हिंदी के वर्ण हैं, लेकिन उनका उच्चारण अरबिक होता है। शैली जो होती है वो अरेबियन शैली हो जाती है, अरबी भाषा की शैली में होता है, उन्हें हम आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं। चूंकि अरबी या फारसी ये भाषाएं विदेश की हैं, तो विदेश, इसलिए उनको विदेशी वर्ण कहा जाता है हिंदी के। फिर ध्यान दें, हिंदी के वर्ण लेकिन उनका उच्चारण अरबिक हो, ऐसे वर्णों को आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं। ये वर्ण कौन है? हिंदी वर्णों के नीचे अगर नुक्ता लगा दिया जाए, बिंदु, क्या लगा दिया जाए? नुक्ता, बिंदु, हा, जा, पा। ध्यान दें, क्या अंतर है? इन दोनों अक्षरों में क्या अंतर है? ये का हिंदी का वर्ण है और ये का आगत या विदेशी वर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण का नहीं है, का अरबिक हो जाएगा। ऐसे ही ये हिंदी का वर्ण जा है और ये आगत या विदेशी वर्ण जा है, जा। ठीक है, समझे कैसे? ये फा है लेकिन ये फा है। एक लाइन में हम कह सकते हैं
हिंदी के जिन वर्णों के नीचे नुक्ता अर्थात बिंदु लग जाता है उन्हें उन वर्णों को आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। जिन वर्णों के नीचे बिंदु क्या कह सकते हैं नुक्ता लगा हो तथा उनकी उच्चारण शैली अरबिक हो। आगत या विदेशी वर्ण जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हो, बिंदु लगा हो और उनकी उच्चारण शैली अरबिक हो जा रही हो, वे हिंदी में आगत या विदेशी वर्ण कहलाते हैं। जैसे का पूछा जाए का कैसा वर्ण है, आप बताएंगे कि यह एक स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वर्ण है तो इसे आप स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि इसे आगत या विदेशी वर्ण बताएंगे। बा ये स्पर्श व्यंजन है, सॉरी बा स्पर्श व्यंजन है, लेकिन बा के नीचे अगर बिंदु लग जाए तो ये अरबिक हो जाता है, ये विदेशी वर्ण या आगत वर्ण होगा। ठीक, अब हम समाकलन पढ़ेंगे। वर्ण का जो जो चीजें हमने पढ़ा अभी तक, वर्ण पूरा हो गया, वर्णमाला। अब उसका समाकलन एक बार भी उसका समग्र अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अब कंपटीशन बता रहे हैं आपको, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे आपको एक बार देख करके ही वो पूरी की पूरी बात याद आ जाए, ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। अगर हम संक्षेप में बात करें, बिंदुवार वर्ण है, आप एक लाइन में बता दें ध्वनि का संकेत, ध्वनि का संकेत। फिर ध्यान दें हम अब क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं समाकलन या परीक्षा दृष्टि। किसकी परीक्षा दृष्टि? वर्ण की। वर्ण क्या है? ध्वनि का संकेत। अगला वर्णमाला क्या है? क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अगला बिंदु वर्णों की संख्या क्या है? वर्णों की संख्या 52। हिंदी में वर्णों की संख्या 52। अंग्रेजी में कितनी होती है? 26। 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी में अल्फाबेट्स, हिंदी में 52 होते हैं। एक बात और पूछी जाती कभी कभी और काफी वो कंफ्यूज करती है, पूछा जाता है मौलिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? सारी भाषाएं, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदी हो, उन्हीं ध्वनियों को उच्चारित करने का प्रयास किया जाता है। कितनी ध्वनियां हैं? वो ध्वनियां हैं मात्र 44।
ध्वनियों की संख्या 44। अब ध्यान दें, इन 44 में से 44 ध्वनियों को में से कुछ एक ऐसी ध्वनियां हैं जिनको दो वर्णों के माध्यम से थोड़ा सा डिफरेंस करके बोला जाता है, इसलिए हिंदी में वर्णों की संख्या ज्यादा हो जाती है, 52 हो जाती है। और वहीं पर अंग्रेजी में किन्हीं दो अक्षरों को मिला करके एक स्वतंत्र ध्वनि बोल ली जाती है, इसलिए वहां अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कम होते हुए भी 44 ध्वनियों को बोल सकते हैं। ध्वनियों की संख्या 44। अगला है वर्णमाला के भेद। कितने भेद आप लोग पढ़ चुके हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अगला हिस्सा हमारा अगला है स्वर क्या है? एक लाइन में स्वतंत्र ध्वनि संकेत, स्वतंत्र ध्वनि संकेत, एक लाइन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले वर्ण। स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले वर्ण। अगर संभव हो तो आप इन चीजों को नोट करते चलें। यद्यपि ये चीज आप वीडियो में आपको पूरा मिल रहा है, लेकिन अगर संभव हो इनको आप नोट करते हुए चलें। ये परीक्षा दृष्टि है, जितना पिछली 3 वीडियो में जो चीजें हमने आपको बताया है वो आपको संक्षेप में बताना है, उसी चीजों को आप जानते भी हैं उसको। चलिए, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अयोगवा क्या है? आपको बताया गया था, अयोगवा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अयोग और वाह। बिना जुड़े साथ रहना। कौन बिना जुड़े साथ रहता है? अंग आ किसके साथ रहते हैं? स्वर के साथ। हम परिभाषा क्या कर सकते हैं? स्वर नहीं होते, किंतु स्वरों के साथ लिखे जाते हैं। अयोगवा बिना जुड़े साथ रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर के भेद। व्यंजन के भेद अब हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, उसको आप देखें। अगर इसे आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, अन्यथा वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दें, पहला हमारा है स्वर के 3 भेद। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्णमाला के 3 भेद। स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर के 3 भेद कौन कौन? ह्रस्व, कितनी संख्या? ह्रस्व कितनी संख्या? 4। कौन कौन है?
आ ई उ री, आ ई उ री। दूसरा कौन है? दीर्घ स्वर, कितनी संख्या? 7। कौन? आ ई उ ए ऐ ओ आओ। तीसरा है प्लुत। ये कैसे होता है? अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति। एस की भांति होता है। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम स्वर लगता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ किसे कहते हैं? जिसे बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये प्लुत, जिसे बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के मुख्य 3 भेद कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ध्यान दें, स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4। कौन है स्पर्श व्यंजन? का से मात्रक। अंतस्थ कौन है? या, रा, ला, वा। ऊष्म कौन है? सा, 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 हा। कैसे देखें? स्पर्श, जिन्हें बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु या जीभ मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। 5 वर्गों में विभक्त होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का ताल, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। हमने बताया है कि इनका जो उच्चारण क्रम है वो अंदर से बाहर की ओर, सबसे अंदर कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अंतस्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंतः और अस्त। अंतः का अर्थ बीच में, अस्त का अर्थ स्थित, अर्थात जो बीच में स्थित हूं। हमने एक क्यों बनाया था, क्या बीच में स्थित हो, उसका उत्तर बताया गया था, उच्चारण बीच में स्थित हो। किसके बीच में स्थित हो? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होकर होता है उन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी या ऊष्मा। इनकी संख्या 4 होती है। हाँ, एक और बात, कैसे गर्मी उत्पन्न होती है? बताया गया, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। किसका घर्षण होता है? मुख से निकलने वाली वायु का जीभ से। मुख से निकलने वाली वायु का जीभ से घर्षण होता है और घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 है, 7, 7, 7। ठीक है। और इसके 2 पार्ट और जुड़ जाते हैं, 2 भाग। द्विगुणी, इनकी संख्या 2, और अगला संयुक्त, इनकी संख्या 4। द्विगुणी कौन है? ड़ा, ढ़ा। कई बार इसको गलती से लोग डाढ़ा बोल देते, नहीं, डाढ़ा स्पर्श व्यंजन है। ये ड़ा और ढ़ा है। जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, उतक्षिप्त है। संयुक्त 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ, स।
का और शा से मिलकर छा, ता और रा से मिलकर त्रा, जा और इया से मिलकर ज्ञा, सा और रा से मिलकर के स्रा। अब आते हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन है? अंक और आ। आइए इनका हिसाब किताब देखते हैं। जो हमने कहा 52 वर्ण है, वर्णमाला हमारी 52 है। कैसे 52 है? देखिए 4 7 11 11 और 25 36 4 40 4 44 2 46 4 50 और 2 52। कितने वर्ण हो गए? 52 52। ठीक। ये तो परीक्षा दृष्टि में ही आप इसको बनाएंगे इस तरीके से वर्णमाला। ठीक है। अब एक और अगली बात परीक्षा दृष्टि में भी बनाया जाएगा। वर्णभेद माने वर्णों के भेद है, अभी चल रहा है। पहला है कंठ, कंठ से उच्चारण। दूसरा ताल, ताल से उच्चारण। तीसरा मूर्धा से उच्चारण। चौथा दंत से उच्चारण। और पांचवा ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण और दंत से उच्चारण। ध्यान दें कंठ से कौन कौन उच्चरित होता है? एक तरफ से स्वरों में आ, पूरा कावर क ख ग घ अंगा और कौन? हा और आ। ये वर्ण कंठ से उच्चरित होने वाले हैं। ताल से स्वर में कौन कौन ताल से उच्चरित होता है? ई। चलिए ताल से हो गया। और व्यंजनों में पूरा चावल चा छा जा झा इया। और कौन? अंतस्थ में या और बड़ा सा। तालव्य सा ना। मूर्धा से कौन कौन उच्चरित होगा? स्वरों में री, टावल टा ठा डा ढा ड़ा। और कौन? अंतस्थ में मूर्धा से या रा, रा होता है ना रा। और कौन? अंतस्थ ऊष्म में षष्ठीशा। ये हमारे मूर्धा से हो गए। और दुगुणी व्यंजन दोनों के दोनों दुगुणी रा और ढा, ये हो गए। ओष्ठ से उच्चरित होने वाले, ओष्ठ से कौन कौन उच्चरित होते हैं? ध्यान दें स्वरों में उ और पूरा नहीं। हाँ ठीक है, पहले दंत होना चाहिए था, पहले दंत से करेगा, दंत फिर ओष्ठ क्रम से। दंत से कौन उच्चरित होता है? स्वरों में दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण नहीं है। और तावर ता था दा धा न और सा, छोटा सा। ओष्ठ से उच्चरित होने वाले उ। और कौन? पूरा पावर पा फा बा भा मा। और कौन ओष्ठ से उच्चरित होगा? ओष्ठ से उच्चरित होने वाले अभी संख्या देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, गलत हो गया। अभी हमारे कितने वर्ण छूट गए? 9 वर्ण छूट गए। 9 वर्ण छूट गए। और वो 9 वर्ण कौन से हैं? एक है छठा हम लिखते हैं अब संयुक्त प्रयत्न, यानी कि जो अब छूटे हैं वो संयुक्त प्रयत्न वाले हैं। संयुक्त प्रयत्न में हम कौन कौन से वर्णों को रखते हैं? अर्थात जिनको 2 उससे बोला जाता है वो हैं ए ये किसके संयुक्त प्रयत्न 2 अंगों की सहायता से बोले जाते हैं। ए कंठ और ताल, कंठ ताल। उ नहीं, ओ आओ, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से। ठीक है। वा भी संयुक्त रूप से बोला जाता है, किससे? दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है। अब इस तरीके से इसमें 4 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण अभी 9 थे ना, 9 कम पढ़ रहे थे, 5 लिख दिए गए, 5 4 9 हो जाएंगे संयुक्त वर्ण। और एक अभी हमने अंक नहीं लिखा है जो नाक के सहयोग से बोला जाता है, वो अनुनासिक होता है। अर्थात अगला हम देख सकते हैं अनुनासिक। और नासिक या नासिक के वर्ण कौन से? नासिक वो है अंग, अंगा, या, बड़ा, ना, मा, ये नासिक वर्ण है। ठीक। अब हम इसी परीक्षा दृष्टि में विभिन्न परीक्षाओं में विशिष्ट अक्षरों के बारे में पूछता है। विशिष्ट अक्षर यानी किसी एक अक्षर को एक नाम दिया गया है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है विशिष्ट अक्षर। एक अक्षर का एक नाम। पहला है अंग, दूसरा आ। चलिए बताइए अंग क्या कहलाता है? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। आ क्या होता है? ये विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, विसर्ग। और किसी एक अक्षर का नाम, किसी एक अक्षर का नाम, एक अक्षर इसमें आपने पढ़ा हो, क्या हमने रा पढ़ा होगा। रा को क्या कहा जाता है? लुंठित। चौथा ला पढ़ा होगा आपने। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक। और इन दोनों को मिला के वत्स व्यंजन भी कहा जाता है। वत्स, लुंठित, पार्श्विक। इसे लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है। जीभ ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है, जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। दोनों में अंतर है। ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आएगी, लुंठित होगा। ऊपर उठकर झटके से नीचे आएगी, उत्क्षिप्त होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा, ढा, और लुंठित व्यंजन रा। पार्श्विक, इसको बोलने में निकलने, मुंह से निकलने वाली वायु जीभ के दोनों पार्श्व से निकल जाती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक। बचना है वत्स व्यंजन। कभी कभी पूछा जाता है वत्स व्यंजन कौन है? यही वत्स व्यंजन रा और ला है।
क्या मतलब होगा अक्षर का मतलब? ये दंत मूल, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आगे यहां देख लो। रा को हमने बताया मूर्धा से उच्चारित होता है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि रा पूर्णतः मूर्धा से नहीं, बल्कि मूर्धा थोड़ा सा आगे और दंत के पीछे, अर्थात दंत के मूल मसूरों के पास से। और ला का भी ऐसे ही बताया गया कि ला पूरी तरीके से दंत से नहीं, बल्कि दंत से पीछे कौन होगा? दंत मूल होगा। दंत मूल से उच्चारित होता है, वो अक्सर व्यंजन भी को कहते हैं। और छठा पूछा जाता है दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ वर्ण कौन से दांत, कौन से होंठ? ऊपर का दांत नहीं, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ के स्पर्श से ये बोला जाता है। और शतवां तालव्य। तालव्य, तालव्य सा कौन सा होता है? बड़ा सा। मूर्धन्य कौन सा होता है? जिसे हम षष्ठी सा कहते हैं। और नौवां दंत सा कौन होता है? दंत सा ये होता है। एक चीज और पूछा गया है परीक्षाओं में, काकल्य। काकल्य कौन है? काकल्य ये हा है। काकल्य किसे कहते हैं? हा को काकल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु स्वर यंत्र से टकराकर स्वतंत्र रूप से निकल जाती है। हा यानी सीधे स्वर यंत्र से सीधे निकल गई, कहीं और उद्ध नहीं हुई, उसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। और काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। ये पूछा जा चुका है कंपटीशन में। और अगला है द्वित्व। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व वर्ण कौन सा है? इसको कहते हैं जब कोई स्वर रहित व्यंजन समान स्वर से मिलता है, समान स्वर से मिलता है। स्वर रहित व्यंजन यानी एक व्यंजन हो स्वर रहित हो, उस पर स्वर ना आया हो, और फिर उसी समान को व्यंजन से मिलता हो। जैसे लिखा गया है कुत्ता, ध्यान दे, एक ता ये स्वर रहित है, जिसे हम आधा ता कहते हैं, वो स्वर रहित है। और फिर मिल किससे रहा है? ता से। तो इसमें कौन सा व्यंजन आया? ये ता और ता मिलकर के क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जैसे लिखा गया दिल्ली, ये ला और आधा ला और पूरा ला, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? द्वित्व व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन समान व्यंजन से मिल रहा है, ऐसे व्यंजन को हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। ठीक है। हाँ, एक चीज और कभी कभी पूछा गया है, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन चार लगे, चा, छा, जा, झा, या। इन्हें बोलने में मुख से निकलने वाली वायु ताल से घर्षण करती है, और घर्षण करने के कारण स्पर्श भी करती है, घर्षण भी करती है। ऐसे वर्णों को इसीलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च, छ, जा, झा, या। ठीक, वर्ण नामक टॉपिक पूरा हो गया। वर्ण पहला टॉपिक
4 वीडियो के माध्यम से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ के माध्यम से आज पूरा हो गया। हमने इसके सभी बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है। अगर कहीं से आपको पिछली परीक्षाओं में कहीं से एक प्रश्न अगर आपको ऐसा मिलता है कि दिए गए या पढ़ाए गए विषय वस्तु से वो नहीं मिलता, तो आप हमको जरूर सूचित करने का प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जैसे भी हो, ताकि उसको हम छू भी सकें और वो चीज़ जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं से छूटी रह जा रही है उसको हम वहाँ पहुँचाने का प्रयास करें। और आशा करते हैं कि ये चारों वीडियो आपने ढंग से देखा होगा, पढ़ा भी होगा और समझ भी गए होंगे। अगर किसी को कहीं से भी असुविधा महसूस होती है तो व्यक्तिगत मुझे कॉल करके पूछ सकता है, हम उसको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आवश्यक नहीं जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो 100% परफेक्ट हों, क्योंकि कहा गया है कि नन इज परफेक्ट, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर बाय द चांस इसमें कहीं कोई त्रुटि मिलती है तो उसको भी हम हमारे संज्ञान में लाने का अवश्य प्रयास करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।